बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन भाग 3 का प्रथम अध्याय भारतीय संविधान, जिसके तहत हम पढ़ चुके हैं संविधान किसे कहते हैं और किसी भी देश के लिए संविधान क्यों आवश्यक होता है या संविधान निर्माण के उद्देश्य क्या क्या होते हैं। साथ ही हमने पढ़ा भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या थी, उसके मुख्य मुख्य बिंदु हम पढ़ चुके हैं। साथ ही हम देख रहे थे कि संविधान निर्माण के पश्चात उसके मुख्य आयाम कौन कौन से निर्धारित किए गए, यानी भारतीय संविधान के मुख्य आयाम कौन कौन से हैं। संघवाद, संसदीय शासन पद्धति और शक्तियों का बंटवारा, इन तीनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इससे पहले के वीडियो में इन सभी के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। उम्मीद करती हूँ आपने वह वीडियो अवश्य देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता। इन दोनों बिंदुओं के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, मौलिक अधिकार क्या होता है? आपको पता है कि हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार वाला जो भाग है उसे भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा गया है। यानी भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा गया है? मौलिक अधिकार वाले भाग को। अंतरात्मा क्यों कहा गया है? क्योंकि यह भाग पूरे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है और इसमें क्या होता है, नागरिकों के जो अधिकार होते हैं वो सभी इसमें आते हैं। बच्चों, मौलिक अधिकारों की हमारे देश को या किसी भी देश को आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि मौलिक अधिकार में सामान्य जनता के वो अधिकार होते हैं जो राज्य की शक्तियों से बचाव करते हैं। यानी मौलिक अधिकार में देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने व निरंकुश उपयोग से बचाव व व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। इसमें 2 चीज आई। किससे रक्षा करता है? भारत की राज्य की सत्ता के मनमाने उपयोग से, यानी कि जो राज्य में लोग बैठे हैं, जो सत्ता में लोग बैठे हैं, वो क्या करते हैं, अगर वो अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं किसी सामान्य जनता के लिए तो व्यक्तिगत रूप से मौलिक अधिकार उनकी रक्षा करते हैं। साथ में ही उनको क्या प्रदान करते हैं? न्याय प्रदान करते हैं। यह कार्य किसका होता है? मौलिक अधिकारों का। अगर हम हमारे भारत के संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ये मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? यहाँ पर आप देख सकते हो। पहला अधिकार समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और अंतिम छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। बच्चों, ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं ये हमारे भारतीय संविधान में वर्णित है। दोबारा से देख सकते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार और लास्ट में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन 6 अधिकारों के बारे में आज हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के नाम से ही आपको पता होगा कि समानता यानी भारतीय संविधान ये कहता है कि भारत में रहने वाले व्यक्तियों को हर तरीके से समान माना जाए, यानी कि किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया जाए। इसके लिए है कि कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं, यानी कानून किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा है सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। अगर हम ये कहें कि जो अमीर है या बहुत ताकतवर है, यानी जिसके पास बहुत सारा पैसा है, तो वह कानून को खरीद सकता है। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। हमारा कानून कहता है कि चाहे वह गरीब हो चाहे वह अमीर हो, सभी के साथ में न्याय होगा। यानी न्यायालय में जाने के लिए और प्रशासन के जो कार्य होते हैं उनमें सभी की सुनवाई होगी, सभी को समान रूप से न्यायालय न्याय प्रदान करेंगे। ये हमारे समानता के अधिकार के तहत आते हैं। इस अधिकार में तीसरा आता है कि यह अधिकार कहता है कि धर्म, जाति, वर्ण,
लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें क्या क्या बताई गई है? धर्म, यानी हम किसी भी धर्म के हों, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के अगर हम हैं, हमारे उससे समानता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा, जाति, आपने देखा होगा हमारे समाज में जातियों का बंटवारा हो रखा है। कुछ जातियों को निम्न जाति, कुछ जातियों को उच्च जाति के रूप में बांटा गया है। तो बच्चों, हमारा संविधान ये कहता है कि जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ में असमानता या भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा है वर्ण। वर्ण यानी वर्ण के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग, आपने देखा होगा हमारे समाज में लिंग के आधार पर यानी स्त्री और पुरुषों के आधार पर भी जो भेदभाव होता है, संविधान उस पर भी अंकुश लगाता है। यानी भारत में महिला हो चाहे पुरुष, सभी को समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। और जन्म स्थान, यानी कि कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी हिस्से में जिसका जन्म हुआ हो, वह भारतीय संविधान के अनुसार समान होगा। तो इन आधारों पर भारतीय समाज में समानता का प्रावधान किया गया है। तीसरा, ऐसी ये जो पांचों भाग हैं यानी धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर जो नागरिक समान है, वो क्या क्या कर सकते हैं? खेल के मैदान हो, चाहे होटल हो, चाहे दुकान हो, या कोई भी सार्वजनिक स्थल हो, सार्वजनिक स्थलों पर घूमने में, वहाँ जाने में उनको क्या होगी? समानता होगी। यानी कि कोई पाबंदी नहीं होगी, किसी भी तरीके के उनके साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें एक बच्चों आपने ध्यान दिया होगा कि सार्वजनिक स्थानों में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, जितने भी हमारे धार्मिक स्थान आते हैं वो भी आते हैं। उन स्थलों पे हम कोई भी आसानी से जा सकते हैं, वहाँ पर अपनी आस्था जाहिर कर सकते हैं। तो यह सब भी हमारा समानता का अधिकार हमें प्रदान करता है। साथ ही समानता का अधिकार कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का रोजगार या व्यवसाय अपना सकता है। बच्चों, आपको ध्यान हो तो पहले के लोग कहते थे कि, या हमने सुना है अपनी कहानियों में भी, कि पहले जातियों के आधार पर या वर्ण के आधार पर व्यवसाय निश्चित होते थे। यानी कि कुछ जातियां जो थी वो निश्चित व्यवसाय करती थी। लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके का रोजगार या किसी भी तरीके का व्यवसाय अपनाने की छूट है, यानी उसे यह समानता प्राप्त है। तो बच्चों, आपने देखा हमारे समानता के अधिकार में ये सभी अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त हैं। दूसरा अधिकार हमारा जो आता है वो होता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अभिव्यक्ति व भाषण की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति से तात्पर्य होता है यानी व्यक्ति के मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं उन विचारों को जाहिर करना ही अभिव्यक्ति कहलाती है। बच्चों, हमारे भारतीय संविधान में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह लिखित प्रकार से, मौखिक प्रकार से या मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से या विज्ञापनों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति दे सकता है। इसमें किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। साथ ही वह भाषण में दे सकता है, यानी कहीं पे भी अगर उसके मन में कोई विचार है उनको वह जाहिर करने के लिए भाषण देने की भी स्वतंत्रता दी गई है। दूसरा है सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। भारत के जो लोग हैं वो अपने अनुसार कुछ सभाएं या फिर संगठन बनाने की भी उनको स्वतंत्रता दी गई है। किसी भी देश के किसी हिस्से में बसने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ये बात भी आती है कि हम भारत के किसी भी हिस्से में बस सकते हैं, यानी हम अपना घर किसी भी राज्य में किसी भी जगह पर बना सकते हैं। ये हमें भारतीय संविधान ने स्वतंत्रता प्रदान कर रखी है। व्यवसाय, पेशा या कारोबार की स्वतंत्रता, यानी हम कोई भी व्यवसाय अपना सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं होगा। यह भी हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। बच्चों, इसी के अंतर्गत जीवन की भी स्वतंत्रता आती है, यानी कि हम जीने का जो हमें अधिकार है वह आता है। तो उसमें हमारा शिक्षा का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है, यानी शिक्षा प्राप्त करने की भी हमें क्या है, स्वतंत्रता प्राप्त है। तो वह अधिकार भी हमारे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही आता है। इससे आगे जो हमारा जो मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध
अधिकार। ये तीसरे नंबर का जो मौलिक अधिकार है, यह अधिकार हमें कहता है कि समाज में किसी के साथ भी शोषण नहीं किया जाएगा। विशेष रूप से मानव व्यापार और जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध होगा। ये हमारे संविधान ने हमें नियमों के रूप में बताया है। इसमें देखो, मानव व्यापार का मतलब होता है बच्चों कि कुछ स्त्री पुरुषों को या फिर बच्चों को गुलाम बनाकर एक सीमा से, किसी राज्य से या किसी देश से दूसरी जगह पर भेजा जाता है मजदूरी करवाने के लिए, उसे कहते हैं मानव व्यापार। तो हमारा संविधान मानव व्यापार को एक अपराध घोषित किया हुआ है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे दंड मिलता है। दूसरा है जबरिया श्रम। जबरिया श्रम से तात्पर्य है बच्चों कि जबरन किसी से श्रम नहीं करवा सकते। जब तक उसकी इच्छा नहीं हो कुछ कार्य करने की, यानी किसी मजदूरी करने की या कोई भी कारोबार करने की, आप उससे ज़बरदस्ती काम नहीं करवा सकते। तो यह भी एक गुलामी का प्रतीक माना जाता है, जबरिया श्रम भी। साथ ही 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी नहीं करवानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो मजदूरी कर रहे हैं। हमारे संविधान में ये कहा गया है कि किसी भी बच्चे को जो कि 14 वर्ष से कम उम्र का है, उससे मजदूरी या श्रम नहीं करवाया जाएगा। उसका अधिकार है शिक्षा का, और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी नहीं बल्कि शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अगर कोई ऐसा करवाता है तो वो अपराधी होगा और उसे न्यायालय द्वारा क्या दिया जाएगा? दंड दिया जाएगा। तो हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकारों के अंतर्गत ये बात कही गई है कि समाज में कोई भी ताकतवर व्यक्ति किसी भी कम ताकतवर व्यक्ति के साथ में शोषण नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो कानून उसे सजा देगी। चौथा हमारा जो अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता से आपके मन में एक बात आ रही होगी, धर्म से, यानी कि जो धर्म अपनाने की जो हमें स्वतंत्रता है, यह इस अधिकार के अंतर्गत आती है। धर्म के अंदर आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध किसी भी धर्म में अपनी आस्था जाहिर कर सकते हैं। उस धर्म के आप अनुयायी बन सकते हैं। ये कौन कहता है? हमारी संविधान धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कहता है। इसमें व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने का अधिकार है, यानी कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म को अपना सकता है। साथ ही अपनी आस्था के अनुसार धर्म के प्रचार प्रसार का भी अधिकार है, यानी कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है। यानी प्रचार प्रसार का मतलब अपनी धर्म की जो बातें हैं उनको सामान्य जन में प्रसारित या फैला सकता है। ये हमें जो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत संविधान ने प्रदान की गई है। पांचवी जो हमारा अधिकार है मौलिक, वो है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के तहत उन लोगों को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं जो कि हमारे देश में अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यकों के बारे में बच्चों हमने पढ़ा है कि जो लोग समूह में या संख्याओं में समाज में कम होते हैं, उनकी संस्कृति को बचाने का भी संविधान ने जिम्मा उठा रखा है। यानी कि संविधान कहता है कि धार्मिक व भाषाई आधार पर सभी अल्पसंख्यक समुदायों को अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए शैक्षणिक संस्थान खोलने का अधिकार है। यानी पहले तो वो अपनी संस्कृति को बचाए रख सकते हैं, साथ में अपनी संस्कृति को बचाने के लिए शैक्षणिक संस्थान यानी विद्यालय, कॉलेज भी वो खोल सकते हैं। ये विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के लिए ये अधिकार दिया गया है। अल्पसंख्यकों के साथ साथ में बाकी सभी लोग भी अपनी संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार इस पांचवें मौलिक अधिकार से प्राप्त कर सकते हैं, यानी संविधान उनके अधिकारों की रक्षा करता है। छठा है संवैधानिक उपचार का अधिकार। बच्चों आपको ध्यान हो, ये जो पहले हमने पांचों अधिकार पढ़े हैं, इन अधिकारों को अगर लागू नहीं किया जाएगा तो क्या होगा कि इन अधिकारों का कोई औचित्य नहीं होगा। इसलिए ये छठा जो आपको मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है, ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी संविधान के आधार पर
जो अधिकार पहले के जो मूल अधिकार हैं अगर उनको नहीं माना जाता है तो उन पर न्यायालय क्या करेगा, कार्रवाई करेगा। इसके तहत कहा गया है सभी मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है। यानी कि ये जो सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, ये कहता है कि जो पहले के 5 अधिकार हैं मौलिक अधिकार, अगर वो किसी व्यक्ति को नहीं प्राप्त हो रहे हैं और समाज द्वारा या राज्य द्वारा उसके अधिकारों का शोषण किया जा रहा है, हनन किया जा रहा है, तो इस मौलिक अधिकार के तहत न्यायालय उसकी सहायता करेगा। ये हमें छठा जो मौलिक अधिकार है वो कहता है। ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि यह बाकी जो मौलिक अधिकार हैं उनकी रक्षा करता है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान की क्या कहा है, आत्मा। यानी कि यह जो मौलिक अधिकार है ये हमारी संविधान की आत्मा है। यह किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। यह बात आप अच्छे तरीके से देख लीजिए बच्चों, क्योंकि परीक्षा में यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है। कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि संविधान की आत्मा किसने किस मौलिक अधिकार को कही है, तो भीमराव अंबेडकर ने छठा जो मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचार, उसको हमारे संविधान की आत्मा कहा है। बच्चों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मौलिक अधिकारों वाले भाग को संविधान की अंतरात्मा कहा है और वो भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। इन दोनों को आप अच्छी तरीके से समझ लें। ये हमारे जो 6 प्रमुख अधिकार थे, ये हमारे 6 कौन कौन से अधिकार थे हम देखते हैं। ये पूरे 6 अधिकार हैं हमारे: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, अंतिम है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमने 6 की 6 अधिकार पढ़े। बच्चों इसके साथ में ही क्या होता है कि अधिकारों को बनाने के साथ साथ में कुछ नीति निर्देशक तत्व भी बनाए गए। नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है यानी सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए कानून व नीतियां बनाने वाले सिद्धांतों की रूपरेखा, जिसके अनुरूप सरकार कार्य करने की जिम्मेदारी दी गई है। यानी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कुछ ऐसे निर्देश दिए गए हैं किसको, सरकार को, कि आप इन निर्देशों के अनुसार भारत की जनता का सामाजिक विकास करें और आर्थिक विकास करें, और इन निर्देशों को आप अपने कानूनों बनाते वक्त ध्यान रखेंगे। यानी स्वतंत्र भारतीय राज्य जनता की गरीबी दूर करने के वाले कानून और नीतियां बनाते हुए इन सिद्धांतों के मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने सामने रखेंगे। यानी जब भी आपको कानून बनाना है तो इन नीति निर्देशक तत्वों को सामने रखकर आप कानून बनाएंगे। तो बच्चों इस प्रकार हमने हमारे संविधान का जो मुख्य लक्षण था कौन सा, मौलिक अधिकार, उन मौलिक अधिकारों का हमने क्या किया, अध्ययन किया। अब हमारे संविधान का जो अंतिम लक्षण है वो है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य होता है बच्चों कि भारत में हमारा जो राज्य है, हमारा जो देश है, वो किसी भी धर्म को अपना एक राजकीय धर्म नहीं मानेगा। यानी सभी धर्मों के साथ में राज्य के द्वारा समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। यानी देश का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता प्रदान की जाएगी। बच्चों राज्य का राजकीय धर्म से तात्पर्य होता है कि विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जिनका अपने राज्य में जो भी कार्य होता है वह उस धर्म के अनुसार ही होता है। जैसे विश्व के अंदर ईसाई धर्म के कुछ देश हैं और कुछ इस्लाम धर्म के देश हैं, लेकिन भारत में ऐसा कोई भी धर्म नहीं है। भारत के लोगों के अनुसार कोई भी धार्मिक व्यक्ति हमारे देश में शासन व्यवस्था में हिस्सा ले सकता है। किसी भी धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव यहाँ नहीं किया जाता है। ये हमारी धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत कहा गया है और ये हमारे
भारतीय संविधान का जो 5वां स्तंभ है उसके अंतर्गत आता है। बच्चों, इसके बारे में हम इससे अगले वाले अध्याय में विस्तार से जानेंगे कि धर्मनिरपेक्षता होती क्या है। आज इतना ही समझ सकते हैं कि हमारे भारतीय देश में सभी प्रकार के धार्मिक लोग रहते हैं और उनकी आस्थाओं का बराबर रूप से सम्मान किया जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने पढ़ा ये जो पहला अध्याय है भारतीय संविधान। इसके तहत हमने संविधान, किसी भी देश के लिए संविधान क्यों जरूरी है, यानी संविधान पढ़े, उनके अंदर हमने नियमों की रूपरेखा पढ़ी, संविधान निर्माण के हमने उद्देश्य पढ़े, साथ में भारतीय संविधान का सामान्य परिचय प्राप्त किया, यानी संविधान सभा का जो निर्माण किया गया था वह किस प्रक्रिया के माध्यम से संविधान सभा ने हमारे संविधान का निर्माण किया। साथ ही हमने भारतीय संविधान के प्रमुख आयाम पढ़े, जिसमें हमने संघवाद, संसदीय शासन पद्धति, शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार पढ़े। मौलिक अधिकारों में हमने कौन कौन से अधिकार पढ़े? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार एवं संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये हमने 6 मौलिक अधिकार पढ़े और अंत में हमने हमारी संविधान का 5वां आयाम धर्मनिरपेक्षता के बारे में पढ़ा। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि यह अध्याय आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले, इस अध्याय को पढ़ने के बाद अब मिलते हैं अभ्यास प्रश्नों के साथ। आगे हम अभ्यास प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।